स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स्थ में सब्जेक्ट सोशल साइंस में सेकंड पार्ट करेंगे चैप्टर का, मौर्य डायनेस्टी का। तो चैप्टर शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट की राजपाट कैसा था। द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ द चाणक्य। जो देखिए चाणक्य गुरु था उनका, उसके अंडर ही, उसके बातचीत करने से, उसके ही गाइडेंस में जो था मौर्य का जो राजपाट करने का सिस्टम था चलता था। द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग था वो राजा था, स्टेट का हेड था। एंड एंजॉयड सुप्रीम पावर्स ऑफ मिलिट्री। उसको देखिए सभी पावर्स थी टॉप लेवल की, मिलिट्री के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ही हैड ए मंत्री परिषद। उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी जो उसको एडवाइस करती थी, सलाह देती थी और उसकी हेल्प करती थी किसी मामले में। हाउएवर इसके अलावा द किंग वाज नॉट बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस। लेकिन किंग को जरूरी नहीं था कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को माने, उसके ऊपर डिपेंड नहीं था भी उसको माननी पड़ेगी। उसको सलाह देते जरूर थे लेकिन चलती किंग की थी। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। जो मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री होते थे, वो उनकी योग्यता के हिसाब से ही चुने जाते थे। जिन जो ज़्यादा योग्य होते थे उनको बढ़िया मिनिस्टर माना जाता था। ही केप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड्स। वो क्या कर, उनमें उनके टाइम में क्या था, बॉडी गार्ड्स के तौर पे लेडीज को रखा जाता था। तो अमितीय महात्मा, महामंत्रा, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज वर सम ऑफ द ऑफिशियल्स इन हिज कोर्ट। उसकी कोर्ट में देखिए जो लोगों की पोस्टें थी वो इस तरह थी, जैसे अमित्य किसी का पोस्ट का नाम था, किसी का था महामंत्रा, अध्यक्ष और पुरोहिता, सेनापति, युवराज, ये ऑफिशियल पोस्टों के नाम थे। देर वर ए वेरी एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम। वहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम था, एफिशिएंट, जो कि काम करने वाला। होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। सारे का सारा राजपाट, एम्पायर मीन साम्राज्य को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा गया था ताकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन अच्छी तरह से उनके ऊपर राज किया जा सके। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द नगर नगराध्यक्ष। जो नगराध्यक्ष था उसके अंडर सिटी का कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसको हम नागरिक भी कहते हैं, मेयर भी कहते हैं आज की डेट में। ही वॉज हेल्प्ड बाय द 30 मेंबर्स। उसकी हेल्प के लिए 30 बंदे होते थे, मेंबर्स होते थे। दे वर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स। और हर किसी को 6 भागों में बांट के 30 के 30 बंदों को क्या था, 6 हिस्सों में, 5-5 के 6 ग्रुप्स में बांट रखा था। ईच बोर्ड वाज असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज। और हर 6 बंदों को, जो 6 बोर्ड बने थे, 6 ग्रुप बने थे, इनको अलग अलग ड्यूटी दे रखी थी। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा की जाती थी, विलेज का प्रबंध। दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द पीपल। जो वो लोगों का रिकॉर्ड रखते थे, कलेक्ट करते थे टैक्सेस को और मेंटेन करते थे, लॉ वगैरह, कानून व्यवस्था लागू रखते थे विलेज में। तो बात करते हैं सोशल कंडीशन की। जो सोशल कंडीशन कैसी थी उस समय, तो देखिए बात करते हैं सोशल कंडीशन की। जो लाइफ तो पीपल की थी वो पीसफुल थी, प्रॉस्परस थी। सोसाइटी में मीन जो लोग थे वो खुशहाल थे, शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे, और खुशहाल मीन्स बड़ी तरक्की में थे। वर्ण एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग्वेद पीरियड वर इन प्रैक्टिस। तो जैसे कि आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि वर्ण थे, ब्राह्मण थे, कौटल क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। इस तरह से पूरी पूरी कास्ट सिस्टम को 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ था। और सिस्टम क्या था कि आदमी पहले 25 ईयर्स में ब्रह्मचारी का पालन करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 25 से 50 की उम्र में गृहस्थ जीवन करेगा, शादी करेगा, बच्चे करेगा, फैमिली बनाएगा। उसके बाद 50 से 75 साल की उम्र में वन की तरफ जाएगा, मेडिटेशन करेगा, भगवान की पूजा पाठ करेगा। और संन्यास मीन्स अब 75 से 100 की साल की उम्र के में आदमी क्या करेगा, संन्यास ले लेगा सभी चीज़ों से और एक तरफ रहेगा। तो ये वर्ण सिस्टम और आश्रम उस समय भी थे। तो मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट। ज़्यादातर लोग क्या थे, शादियाँ अपनी ही कास्ट में करते थे और फॉलो करते थे उन अपने पेरेंट्स का ट्रेड प्रोफेशन, जो उनके माँ बाप काम करते थे उसी काम को करते थे। पीपल लिव्ड पीसफुली। लोग शांति से रहते थे, हारमोनियसली मीन एक दूसरे के साथ शांति से बनाए रखते थे और ओबे करते थे, कानून की पालना करते थे। तो बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो इकोनॉमिक में बात करें, एग्रीकल्चर मेन बेसिक काम था लिविंग विलेज लोगों का। मैनी डैम्स एंड लेक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। कई सारे डैम्स और नदी लेक्स में झीलें बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी ताकि इरिगेशन में सिंचाई की जा सके। कनाल्स वर आल्सो डग। नदियों नाले भी बनाए गए थे। सुदर्शन लेक बिल्ट बाय द चंद्रगुप्त मौर्य इज गुड एग्जाम्पल ऑफ इरिगेशन सिस्टम दैट वाज
प्रीवेल्ड एट दैट टाइम। उस समय पे देखिए सुदर्शन नाम की झील बनाई गई थी, सुदर्शन झील, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई थी, उनके सबसे पहले राजा द्वारा। ये एक अच्छी गुड एग्जाम्पल है इरिगेशन सिस्टम की उस समय के। द स्टेट आल्सो गेव फाइनेंशियल हेल्प टू द कल्टिवेटर्स एंड ट्रेडर्स। जो स्टेट थी, जो राज था, वो क्या था, अपने कल्टिवेटर्स मीन किसानों को और ट्रेडर्स मीन व्यापारियों को हेल्प करता था, फाइनेंशियली पैसे वाइज भी हेल्प करता था। प्रॉपर अटेंशन दी जाती थी टू पेड द कैटल रीडिंग एंड पेस्टर्स। तो देखिए कैटल को अपने पशुपालन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उनको पेड किया जाता था, ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। फॉरेस्ट्स को, विल्ड एनिमल्स को, माइंस को, नेचुरल रिसोर्सेज को कंसिडर किया जाता था पब्लिक प्रॉपर्टी कि जितने भी देखिए फॉरेस्ट है, जंगल हैं, विल्ड एनिमल जंगली जानवर हैं, माइंस मीन खुदाने हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, इनको माना जाता था कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, सरकारी प्रॉपर्टी हैं, राज्य की प्रॉपर्टी हैं, और बाज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉ, और राज्य के कानून द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया जाता था, इनको सुरक्षित किया जाता था। हैवी पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु कट डाउन द ग्रीन ट्रीज। जो लोग हरे भरे दरख्त काटते थे उनको पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी। प्रमोशन ऑफ ट्रेड वाज इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ड्यूटी किसकी होती थी? गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की होती थी। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट प्रोडक्ट्स जो थी, मेन आइटम्स थी इंटरनल ट्रेड की और फॉरेन ट्रेड की, बाहरले देशों में ट्रेड करने की। द ट्रेडर्स हैड टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। जो व्यापारी थे वो कई तरह के टैक्स देते थे गवर्नमेंट को। देयर प्रोडक्ट्स वर थ्रोली चेकड। उनकी जो चीज़ें थी वो चेक की जाती थी कि उनकी क्वालिटी क्या है। और काशी, कलिंगा एंड मादुरी क्या थी? मेन सेंटर्स थे टेक्सटाइल के, जहाँ पे की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगी थी। और स्पाइसेस एंड इवरी गुड्स जो थी वर द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट्स। मेन तौर पे इवरी गुड्स और स्पाइसी जो थी बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी दूसरे देशों को। तो डू यू नो में है देखिए, अलॉन्ग विद द टैक्सेस, टैक्सेस के साथ ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। तो गुड्स के रूप में ट्रिब्यूट इकट्ठी की जाती थी। ट्रिब्यूट क्या है? ट्रिब्यूट इज बिलीव्ड टू बी ए बिलिंग और ए वॉलेंटरी डोनेशन, मीन डोनेशन जो अपनी इच्छा से बंदा देता है। तो बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो देखिए 5 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स वर प्रीवेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड के दौरान 5 तरह की ऐसे मोनूमेंट्स, ऐतिहासिक बिल्डिंगें थी, जैसे कि पैलेसेस, स्तूपाज, केव्स, पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स। तो इनकी बात करते हैं। तो स्तूपा क्या है? देखिए कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये फेमस है, स्पिरिचुअल मोनूमेंट, एक स्पिरिचुअल में धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड। इट हैज़ ए डोम, एक डोम है ये, एक डोम शेप का, जहाँ पे सैक्रेड रिलाइसिस इनलाइटेड बीइंग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर बुक्स। जहाँ पे धर्म से रिलेटेड रिलीजियस बुक्स वगैरह रखी जाती थी और जहाँ पे साधना की जाती थी। और केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहाराज। केव के टेम्पल्स को विहाराज कहते थे। और प्रे की जाती थी वहाँ हॉल्स में, जिनको चैत्याज कहते थे। तो बात करते हैं इन्हीं चीज़ों की। तो पैलेस जो था अशोका का, वो ब्यूटीफुल था। फाहिन जो एक चाइनीज ट्रैवलर था, उसने भी इसकी प्रशंसा की थी इसको देख के, एंड रिमार्क किया था कि पैलेस मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गॉड्स। की ऐसे लगता है कि जैसे इसको परमात्मा ने बनाया है, ना कि लोगों ने बनाया। तो एक फाइन नाम का चाइनीज था जिसने ट्रैवल करके अशोका के जो किला था, उसका पैलेस था, उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी कि ये किला ऐसे लगता है जैसे कि किसी आदमी ने नहीं, किसी गॉड ने, किसी परमात्मा ने बनाया हो। स्तूपा ऑफ सांची एंड इट्स गेटवे इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड। देखिए स्तूपा सांची, स्तूपा ऑफ सांची और जो बाकी अपना गेटवे है, वो क्या था? बड़ी बढ़िया एग्जाम्पल थी आर्किटेक्चर वर्क की। मौर्य रूलर्स ने डग किए थे मैनी केव्स फॉर द मॉन्क्स टू लिव। कई सारी गुफाएं बनाई थी जहाँ पे बुद्धिज्म को मानने वाले मॉन्क्स रहते थे। सच केव्स हैव बीन फाउंड इन द बाराबार। ऐसी केव्स बाराबार में और नागार्जुन हिल्स में और जक्षी में, दीदारगंज में, नियर पटना मिलती हैं। और फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो आर्किटेक्चर की है वो सीन आती है इन द स्टोन पिलर्स में, जिनके की शाइनिंग सरफेस होते थे। और ये जो पिलर्स होते थे, दीज पिलर्स वर क्राउंड विद द एनिमल फिगर्स। इनको एनिमल फिगर के साथ जैसे दिखा रखा है, ये क्राउन में इनका ताज होता था, सबके सबसे टॉप में होते थे, और धर्म चक्र के साथ इनको सजाया जाता था। टॉप ऑफ ए स्टोन पिलर विद 4 लॉयंस एंड धर्म चक्र हैज बीन अडॉप्टेड एज ए नेशनल एम्बलम। तो देखिए उसका टॉप पे एनिमल फिगर और इस तरह का देखिए एनवेल्प जो हमारे इंडिया में यूज होता है, इस तरह का एनवेल्प जो था ये यूज किया जाता था। अशोकाज पिलर कैन आल्सो बी सीन इन द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। अशोका का पिलर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जगह पे देखा जा सकता है। टोपरा अम्बाला में एक जगह है, वहाँ देखा जा सकता है। कौसुम्बी एक जगह है इलाहाबाद, वहाँ देखा जा सकता है। लोरिया एक नंदगढ़ में जगह है। सरनाथ यूपी में जगह है, वहाँ देखा जा सकता है। और सांची मध्य प्रदेश में भी ऐसे पिलर्स हैं जो अशोका द्वारा बनाए गए थे, जो आप देख सकते हैं।
तो देखिए डूजनो में है सील ऑफ द फोर लॉयंस, जो कि दिखा रखी है पिक्चर में इधर, कैन बी सीन ऑन ऑल द ऑफिशियल पेपर। ये देखिए आजकल हमारे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी पेपर्स पे, नोट्स पे, हमारे करेंसी पे, कॉइन्स पे होते हैं, ये एनवेल्प है, हमारा जो नेशनल एनवेल्प है। तो बात करते हैं रॉक्स की। फिफ्थ नंबर, रॉक्स डिक्स वर फाउंड इन रूपनाथ सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार के सहारमा में और बैरात राजस्थान में देखे जाते हैं रॉक्स के ऊपर बनाई हुई चित्रकारियाँ। तो लेटर ऑन मोनास्ट्रीज वर मेड फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। तो देखिए उसके बाद क्या थे, मोनास्ट्रीज बनाई गई थी जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। वाइल अशोका वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट टू स्प्रेड मैसेज ऑफ द पीस टू द नेबरिंग कंट्रीज, अशोका ने सभी कोशिशें की ताकि वो इस मैसेज को आगे भेज सके, पीस का मैसेज, शांति का मैसेज अपने नेबरिंग कंट्रीज को। तो चाइनीज एम्पायर वर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज बाय द फोर्सिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो देखिए चाइना के जो अपने राजा थे वो क्या फोर्स कर रहे थे ग्रेट वॉल बनाने के लिए ताकि वो अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने 1000 पीपल्स को फोर्स किया काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे, जबकि जो वेदर था बहुत ज़्यादा खराब था। तो डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो देखिए डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर क्या था, स्टार्ट हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका की मौत के बाद शुरू हो गया था। इट इज सेड दैट द अशोका मिलिट्री पॉलिसी ऑफ नॉट विनिंग एनी वार वाज परहैप्स द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो माना जाता है कि अशोका की जो पॉलिसी थी कि और किसी राज पे हमला नहीं करना, इसी पॉलिसी के कारण अशोका के जो राजपाट का था अंत हुआ था। अब देखिए बृहद्रथा बृहद्रथा वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य का जो राष्ट्र राजा था वो बृहद्रथा था। तो ही वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ, उसके कमांडर ऑफ चीफ ने उसको मार दिया था जिसका नाम था पुष्यमित्रा संगा। तो उसने उसके बाद क्या था, राजगद्दी को कैप्चर कर लिया था, राजा बन गया था, उसका जो कमांडर इन चीफ था उसको मारने के बाद ही फाउंडेड ए न्यू डेंसिटी, उसने उसके बाद नया एक खानदान, एक नया साम्राज्य बनाया जिसको कहते हैं संगाज डेंसिटी, क्योंकि संगा का राजा था तो संगा घराने का जो राजपाट शुरू हो गया। एंड इसके बाद क्या था, अग्निमित्रा उसका राजा बना। जो लास्ट रूलर था संगा डायनेस्टी का वो था देवभूति, जो कि किया गया था बाय वासुदेवा, जिसने कि आगे जाके कन्वा डायनेस्टी, कन्वा साम्राज्य या कन्वा खानदान का राजपाट शुरू कर दिया था मगध में इन 72 BCE। तो बात करते हैं डू यू नो में, ए डेंसिटी रूल मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, खानदान की फैमिली की बात करते हैं, फैमिली है एक तरह की पर्टिकुलर, उसका जो गोत्र है वो बिकेम हो जाते, रूलर बन जाते थे। यूजुअली द सन कम टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसमें क्या था, पिता की मौत के बाद उसका लड़का था वो राजा बनता था। तो मौर्य डायनेस्टी हैज 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, मौर्य जो नाम की फैमिली थी उसके 3 राजा थे, पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरे नंबर पे अशोका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।